विद्यार्थियों, लास्ट टर्म पर हमने अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र और वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर जो चुंबक के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके कॉम्बिनेशन पर बेस्ड हमने क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, आज हम उससे आगे की बात को करने वाले हैं। तो बायोट-सावर्ट का ही ये एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, देखिए ध्यान से। अब हमें जानना है कि धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। देखो, धारावाही लूप के अक्ष पर लिख लो, धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। चलिए देखिए ध्यान से। मान लो ये एक धारावाही लूप है, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई, इससे करंट फ्लो हो रहा है आई। देखते हैं ध्यान से। देखो, अभी तक जो मैं धारावाही लूप बना रहा था वो कैसा बना रहा था? गोल बना रहा था, कुछ ऐसा ऐसा। क्यों? क्योंकि 2D था ये क्या है? 3 डायमेंशनल है। मतलब हमें इसके अक्ष को यहाँ ड्रॉ करना है, तो मैंने क्या किया, इसको यूँ बनाया। देखो यूँ बनाया है। अब देखो, यदि मैं ऐसे बनाना चाहूँगा तो बोर्ड तो यहाँ है नहीं, तो मैंने इसको क्या किया, तिरछा बनाया जिसका एक्सिस यहाँ पर है। ओके बच्चों, गुड। ध्यान से देखेंगे इसको। आप यदि देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कुछ ऐसा ही। देखो, लग रहा है ना ऐसा, लग रहा है ना ऐसा? यस। तो ये रहा हमारा इसका अक्ष, ये रहा इसका अक्ष। ऐसा बना हुआ है कुछ, देखो ऐसा। यही लूप है और ये इसका अक्ष है। पीला वाला जो दिख रहा है आपको चौक, ये इसका अक्ष है। हमें इसी अक्ष पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। मैंने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया। आप जानते हैं बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से हमें क्या लेना पड़ता है? करंट एलिमेंट ले लिया मैंने। करंट एलिमेंट ये है हमारा dl। इससे मुझे इस dl के कारण यहाँ पर हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। लो, ये पॉइंट हमारा है P, ये करंट एलिमेंट है। अब देखो ध्यान से, इससे करंट मान लो फ्लो हो रहा है आई, तो बताइए तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? क्योंकि हमारे पास BS लॉ से क्या फॉर्मूला होता है? BS लॉ से, बायोट-सावर्ट के नियम से क्या होता है फॉर्मूला? dV इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर होता है ना। μ0/4 पाई I dl साइन थीटा बटा r स्क्वायर, ये हमारा क्या है? बायोट-सावर्ट का लॉ है। ओके, इसमें थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? याद करो तो। थीटा जो है वो हमारे करंट एलिमेंट और इसको मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल है। ये आर यदि है यहाँ से यहाँ तक का, यही आर है। ये देखो, आर क्या होता है? करंट एलिमेंट से जिस बिंदु पर निकालना है वहाँ तक की दूरी होता है आर। तो ये आर रहा, ये करंट एलिमेंट रहा, तो हमें इस पॉइंट पर निकालना है। थीटा होता है आर और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल। तो देखो इसके बीच का एंगल कितना होगा? इसको देखो ध्यान से, कितना होगा एंगल? तो ये हमारा है करंट एलिमेंट। मान लो ये वाला दिख रहा हो, ये वाला मोटा जो है ये करंट एलिमेंट है, और इसके कारण यहाँ पर तो बताओ तो ये एंगल आपको लग रहा होगा 90 से कम है ना? लग रहा होगा। लेकिन सोचो, मैं इस प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस प्लेन के साथ कितना एंगल है। आप जो कह रहे हो 90 से कम, वो इस प्लेन के साथ बात कर रहे हो आप। मैं प्लेन के साथ की बात ही नहीं कर रहा। ये ना 90 से कम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ किसके? इस करंट एलिमेंट, ये जो है इसके साथ आप कुछ भी कर लो, यूँ भी कर लोगे तो करंट एलिमेंट के साथ कितना एंगल? 90। यूँ करोगे तब भी 90, यूँ करोगे तब भी 90। हमेशा कितना होगा? 90 ही होगा। कितना होगा एंगल? 90 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल है 90 हमारा। अब देखते हैं ध्यान से, देखिए तो ये हो गया हमारा एंगल 90 है वो, तो ये एंगल हो गया 90। अब ध्यान से देखो, ये रहा एंगल 90, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया? 90। थीटा तो पिक्चर से गायब ही होने वाला है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा ध्यान से देखने के बाद? मान लो इसका रेडियस जो है इस सर्कुलर लूप का, जिसके एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं, उसका रेडियस है कैपिटल आर। स्मॉल आर को तो ये मान चुके हैं, तो ये क्या है? कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। और ये वाला जो डिस्टेंस लिए हैं इसके एक्सिस पर, वो एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी लिए हैं हम। ठीक है बच्चों, तो आर का मान क्या हो जाएगा बोलो तो आर का मान हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से बोलो तो आर स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। ये हमारा हो गया स्मॉल आर की वैल्यू, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। होता भी है आर जो होता है क्या होता है? करंट एलिमेंट से पॉइंट तक की दूरी होती है। ओके बच्चों, ओके ठीक है। ऐसा ही एलिमेंट आप यहाँ ले लो, यहाँ पर ले लो। ये भी है हमारा करंट एलिमेंट dl है करंट एलिमेंट। फिर से यहाँ से क्या करोगे? उस पॉइंट को मिलाओगे। ठीक है, ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से वहाँ से। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक कंपोनेंट को काटना है। फिर से देखो, बहुत ज़्यादा एजम्पशन है, फिर से समझते हैं। अंकल ये वाला दीजिएगा, तो बड़ा सा चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, इस करंट एलिमेंट के कारण मान लो करंट यूँ जा रहा है,
करंट जा रहा है यूँ यूँ, ध्यान से देखो ऐसे जा रहा है। मैं क्या करूँगा, इसका एक रूल है, क्या रूल है, पाम रूल उसको बोलते हैं। उसमें कहा गया है कि यदि आप करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अपने उंगलियों को रखोगे, अंगुली के अंगूठे को, मतलब हमारे अंगुलियों में से अंगूठा को आप क्या कर दो, करंट जिधर फ्लो है उसके अलग रखोगे, तो आपका जो पाम खुलेगा वो देगा आपको किसके डायरेक्शन, वो देगा आपको फील्ड का डायरेक्शन। तो पाम रूल से देखते हैं ध्यान से क्या होगा। यदि मैं यहाँ पर देखूँ कि ऐसे करके रखता हूँ, ध्यान से देखना, यूँ करके, तो देख रहे हो इसका बाहर की ओर पाम खुल रहा है मेरा, तो इस वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। ये रहा, इस पर परपेंडिकुलर फील्ड होगा, ये रहा फील्ड हो गया, किसकी वजह से, ऊपर वाले एलिमेंट की वजह से, dl। और यहाँ पर क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया, ऐसे ही पाम रूल से ये भी हो गया हमारा। इस करंट एलिमेंट dl की वजह से जो फील्ड हुआ उसका नाम है db, छोटा सा फील्ड। इस db के वैल्यू के बारे में बात करते हैं, क्या होगा वैल्यू, चलिए देखते हैं ध्यान से। तो क्या लिखूँगा मैं कि db इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, है ना, आई dl की बात हम बाद में करेंगे। साइन थीटा तो हो गया कितना हमारा, कितना हो गया थीटा 90 हो गया, तो लिखेंगे हम साइन 90 खत्म, नीचे में क्या बचा r स्क्वायर। अच्छा ये वाला एंगल मान लेते हैं हम, यहाँ पर थीटा यूज़ नहीं किया है मैंने, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। ये भी अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा है, क्यों सेम अल्फ़ा हो दोनों, क्योंकि ये दोनों इसके यहाँ और यहाँ बनाया हुआ एंगल है, मतलब इसके साथ बनाया हुआ एंगल देखो ध्यान से, यहाँ से मिला है मैंने यहाँ पर, तो यदि ये इसका सरकमफ्रेंस है तो r नीचे के लिए भी सेम, ऊपर के लिए भी सेम, यदि इसको मैं मिला दूंगा यहाँ तो वो भी r ही होगा ना, और डिस्टेंस सेम ही है, तो ये एंगल क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, तो वही सेम एंगल है। अच्छा भाई, इससे क्या पता पड़ा, ध्यान से देखना, इससे पता पड़ा कि दोनों एंगल सेम है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा परपेंडिकुलर और दूसरा होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो ध्यान से, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, और ये हमारा पॉइंट P है, ध्यान से देखना। देखो ये इस पर लंब है ना, ये इस पर लंब है, ज़रा सोचो, मैं इसको फिक्स करके थोड़ा सा इसको घुमाता हूँ यूँ, इसको फिक्स करके यूँ घुमाता हूँ, देखना ज़रा, यूँ घुमाता हूँ, तो कितना घुमा, ये पीला वाला कितना घुमा, अल्फ़ा, तो ये भी यहाँ से यहाँ घूम गया होगा, क्योंकि इस पर ये तो लंब है, ये भी यहाँ से यहाँ घुमा होगा, तो ये कितना घुमा, वाइट वाला कितना घुमा, ये भी अल्फ़ा, ये यदि अल्फ़ा तो ये भी अल्फ़ा, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, अल्फ़ा, ये वाला भी कितना हो गया, अल्फ़ा। ओके बच्चों, अब देखो db के कॉस के साथ, मतलब अल्फ़ा के साथ वाला होता है कॉस, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर db कॉस अल्फ़ा, इसको भी लिखूँगा db कॉस अल्फ़ा। अच्छा ये क्या हो जाएगा, बिना अल्फ़ा, मतलब थीटा के साथ वाला होता है कॉस, बिना साथ वाला होता है साइन, तो इधर की ओर क्या हो जाएगा, db साइन अल्फ़ा। मैं यहाँ से क्या कहने वाला हूँ कि साइन अल्फ़ा तो जुड़ जाएगा और कॉस अल्फ़ा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो सिर्फ साइन अल्फ़ा वाला ही हमारा नेट बचेगा। तो मैं वही लिखने वाला हूँ कि यहाँ से जो बचेगा नेट हमारा फील्ड जो बचेगा वो क्या होगा, ये तो db हमारा है और बच क्या रहा है, db साइन अल्फ़ा लिखूँगा, इसीलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, क्या हो जाएगा, db साइन अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, ओके, ध्यान से देखना, db बराबर, db नेट लिख देता हूँ, db का मान यहाँ से रख दो, हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या है, r स्क्वायर क्या मतलब है, तो r ये है हमारा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकल जाएगा, r स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, फिलहाल अभी r स्क्वायर रहने देता हूँ मैं, ठीक है। और साइन अल्फ़ा बचा हुआ है, साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा भी देख रहे हो बदल नहीं रहा है, हमेशा फिक्स ही है, साइन अल्फ़ा बदल नहीं रहा है, हमेशा क्या है, फिक्स है, तो फिक्स है तो मैं साइन अल्फ़ा भी वैसे ही लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो लंब है यहाँ पर r और कर्ण क्या है, ये है कर्ण हमारा, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, लंब हो गया हमारा कैपिटल R और कर्ण हो गया स्मॉल r, देखो कैपिटल R और स्मॉल r, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ओके, अब देखते हैं आगे का काम। देखिए db का इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ db, और यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन करूँगा, जो कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा, जो वेरिएबल होगा वो होगा।
तो ज़रा सोचो, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई छोटा सा करेंट एलिमेंट की वजह से डीबी है, तो पूरा का पूरा एलिमेंट लेना पड़ेगा, तब जो मुझे एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, डीबी का हो जाएगा इंटीग्रेशन बी, और लिखूंगा मैं यहाँ पर बी नेट जो होने वाला है एट द एक्सिस ऑफ दिस सर्कुलर लूप, क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई बाहर, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई बाहर, आई भी बाहर है ना, आर अपॉन आर भी बाहर। अच्छा यहाँ आर स्क्वायर था, ये आर है, कितना हो जाएगा, आर की पावर 3, तो नीचे हो गया म्यू नोट आई अपॉन आर की पावर 3। देखो म्यू नोट आर ऊपर चला गया, आई चला गया, देखो म्यू नोट आई आर हो गया, नीचे में आर की पावर 3 हो गया, बच क्या गया, डी एल। डी एल कंडीशन क्या होता है, एल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेकर के मैक्सिमम कितना हो सकता है ये, तो 2 पाई आर, तो लिखूंगा 2 पाई आर। थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, डी बी साइन अल्फ़ा, ध्यान से देखना। तो बी नेट यहाँ से क्या आ जाएगा, देखना डी एल का इंटीग्रेशन तो हमने लिख रखा है, लिखूंगा म्यू नोट आई आर अपॉन, देखो 4 पाई आर क्यूब, और ये डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2 पाई आर माइनस 0, तो मैं लिख देता हूँ 2 पाई। अच्छा ये आर कौन सा है, तो ये वाला, सोचना ज़रा ध्यान से, ये वाला आर है, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। आर से आर मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो बी नेट आ जाएगा कितना, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन म्यू नोट आई आर स्क्वायर, और देखो ये 2 पाई से ये निपट गया होगा, नीचे 2 बच गया होगा, 2 और आर की पावर 3, आर का मान कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि रूट में है, तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में है तो पावर हाफ, पर पावर है क्यूब, यानी कि 3/2। ये समझ में तो नहीं आया, ये भाई इस पर पावर कितना था, आर पर 3 था, और ये ऑलरेडी रूट में है, रूट का मतलब पावर हाफ का पावर कितना है 3, कितना हो जाएगा 3/2, नो स्मॉल आर ही, सॉरी कैपिटल आर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से बी नेट क्या हो जाएगा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, ये हमारा फॉर्मूला हो ही गया, मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या मैंने जो निकाला है ये सत्य है कि असत्य है। तो मैं क्या करूँगा, मान लूँगा कि x जो है ना बहुत छोटा है, मतलब x छोटा है, यहाँ मतलब सेंटर पहुँच गए हम यहाँ पे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x का मान 0, तो b एट सेंटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और x का मान 0 हो गया, तो हो गया r की पावर कितना स्क्वायर पर पावर कितना 3/2, 2 से 2 मर गया, और सिर्फ r की पावर कितना बचा हुआ है 3, तो यहाँ से b एट सेंटर कितना हो जाएगा, देखना म्यू नोट आई आर की पावर 2 है, r की पावर 2 बट्टा 2r की पावर 3, 2r की पावर 3, 3 से ये निपट गया, दैट इम्प्लाइज b कितना आ गया सेंटर पर, आ गया म्यू नोट आई बट्टा 2r, देख रहे हो, यस। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कब पढ़ा है, कल ही पढ़ा है ना, कि सेंटर पर किसी भी वृत्ताकार लूप के सेंटर पर कितना होता है, म्यू नोट आई बाई 2r, वही तो निकल गया। इसका मतलब हमने जो निकाला है यहाँ पर फॉर्मूला, बिल्कुल सही फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। तो इसको हम टिप्पणी का प्रयास करेंगे, वह लिखिए, तो क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन में लिखा होगा वृत्ताकार, लिखिए, धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, ओके ओके। लिखिए, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप जिसका केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R तथा प्रवाहित धारा I है, ठीक है। लूप के अक्ष से, लूप के केंद्र से x दूरी पर, लूप के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P लिया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। लिख लिया यहाँ तक, चित्र छाप लो, चित्र छापिए। अब लिखिए बायोट-सावर्त लॉ से पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाइए, लास्ट तक में आने से पहले यहाँ तक आ जाइए, पहले यहाँ तक आइए, फिर मैं कुछ बताऊँगा आपको। यहाँ तक आप आगे, यहाँ तक। अब लिखिएगा, चित्र से स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र का कॉस घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगा, चुंबकीय क्षेत्र का कॉस घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगा तथा साइन घटक जुड़ जाएगा। इसीलिए कुल चुंबकीय क्षेत्र बी नेट बराबर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, छाप लीजिए। आ जाइए लास्ट तक, ये डब्बा तक आइएगा, डब्बा तक आ गए।
डब्बा तक आ गए। डब्बा तक आने के बाद लिखिएगा यदि x बराबर 0, यहाँ लिखिएगा यदि क्या हो x बराबर, यदि x कितना हो 0 हो। लिखिए यदि x बराबर 0, तो जैसे ही x 0 होगा तो एक्सिस से कहाँ पहुँच जाओगे आप, सेंटर पर पहुँच जाओगे। एक्सिस से कहाँ पहुँच जाओगे, सेंटर पर, और हमारा ये हो जाएगा आंसर। छाप लीजिए, छाप लिया, ओके। चलिए छापने के बाद एक अत्यंत सरल सा प्रश्न करते हैं, लिखिएगा लिखिए 3 मीटर त्रिज्या वाले धारावाही लूप, लिखिए 3 मीटर त्रिज्या वाले धारावाही लूप के केंद्र से लूप के अक्ष पर 4 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें यदि लूप से प्रवाहित धारा 10 एम्पियर हो। यदि लूप से प्रवाहित धारा 10 एम्पियर हो। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ क्योंकि मैं भी डाटा भूल जाऊँगा। क्या लिखा मैंने, किसी 3 मीटर त्रिज्या वाले 3 मीटर त्रिज्या वाले किसी धारावाही लूप के अक्ष पर लूप के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें यदि लूप से प्रवाहित धारा 10 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या गिवन है। तो लूप का त्रिज्या दिया हुआ कैपिटल आर, कितना 3 मीटर, और x की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दूरी पर लिए रहे हैं, वो है 4 मीटर। प्रवाहित धारा कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। तो हम जानते क्या हैं, अभी पढ़े हैं, b जो है एक्सिस पर कितना होता है, म्यू नोट आई आर स्क्वायर बटा 2 √r² प्लस x²। रूट में था ना ये, तो हो गया था 3/2। याद है ना, यही फॉर्मूला था यार, सही है ना, बिल्कुल। अभी हमने यही पढ़ा है। तो म्यू नोट आई r² अपॉन 2r² प्लस 3/2 है पावर में। लिख दो सब कुछ। म्यू नोट का मान कितना होता है, म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई का मान 10 दिया हुआ है, आर की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और r² प्लस x²। रूट में ही रखो इसको, चूँकि पावर 3/2 है तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, रख दो पहले वैसे ही। r का वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू है 4 का स्क्वायर पर पावर कितना 3/2। ओके, 2 2 जा 4 हो गया कितना 2 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 3 जा 9, 10 जा 90 अपॉन, देखना ध्यान से यहाँ क्या है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 9 25, 25 की पावर कितना है 3/2, 25 पर पावर है 3/2। ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180, 180 और पाई गुने 10 की पावर -7, पाई गुने 10 की पावर -7, और नीचे में कितना है 25 का पावर है 3/2। 25 को लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर पर पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, यहाँ से हो गया 180 पाई इंटू 10⁻⁻7 बट्टा बोलो तो कितना होगा, 5 का क्यूब कितना होगा 125 ना, 125 5 से लगाओ, 5 तिया का 15, 5 छक्के का 30, 5 से लगाओ 25, यानी कि 36/25 है ना, 36/25 पाई इंटू 10⁻⁻7 इतना। और क्या ये चुंबकीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं, तो इतना टेस्ला। दिशा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, तो रिंग के प्लेन के यानी कि लूप के तल के लंबवत। ठीक है,
बोर्ड ने इस पर 5 नंबर का पूछा हुआ है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपने इसको बढ़िया से समझ लेना है अच्छा से, और आगे बढ़ते हैं। अब छापिए इसे, छाप लिया, ओके। अब बात करेंगे हम लोग, मान लो 2 धारावाही तार है जो एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है। ऐसा आपके घर के आसपास जो एलटी कनेक्शन है उसको देख करके आपको ऐसा फील हो रहा होगा। ये अनंत लंबाई के होते हैं और एक दूसरे के ऐसे ही पैरेलल गए हुए होते हैं, पैरेलल ही गए हुए होते हैं। तो दोनों क्या कर रहा होगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। कैसे कैसे फोर्स लगा, कैसे हम माने? तो ज़रा सोचिए कि इस तार ने क्या किया। मान लो इस तार से करंट फ्लो हो रहा है आई, दूसरा से फ्लो हो रहा है, मान लो ये I1 है, ये I2 फ्लो हो रहा है दूसरा से, इससे I1, इससे फ्लो हो रहा है I2। अच्छा, मान लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस है D। कितना डिस्टेंस है? D। तो I1 ने क्या किया, I1 के फ्लो के कारण, सबसे पहले बात करते हैं अरस्टेड के प्रयोग का। अरस्टेड ने क्या कहा कि यदि किसी तार से धारा बहेगा तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा बात है। यानी कि I1 ने क्रिएट किया एक चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कौन रखा हुआ है, I2। तो आप जानते हैं किसी धारावाही तार को हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस पर कितना फोर्स लगता है, ILB sin थीटा, पता होगा आपको, कल ही परसों पढ़े हैं हम। हाँ, तो ये हमको पता पड़ गया कि भाई इस पर फोर्स लगेगा। ठीक वैसे ही इसके फील्ड में ये रखा हुआ है तो इस पर भी फोर्स लगेगा। हमें निकालना है इन दोनों के आपस में कितना फोर्स लग रहा है। ओके बच्चों, गुड। तो देखो I1 ने क्या किया, धारावाही तार को हम इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो अंगुलियां क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यानी कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, किधर की ओर, क्रॉस। किसने दिया है, 1 ने, तो B1 लिखा मैंने। यानी कि B1 का फील्ड है क्रॉस। इस क्रॉस फील्ड में कौन रखा हुआ है, I2। कौन रखा हुआ है, I2। तो I2 पर बल लग रहा होगा, तो मैं लिखूंगा, देखना ध्यान से, I1 के कारण ध्यान से समझना, उत्पन्न I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 में कौन उपस्थित है, B1 में, B1 कैसा है, क्रॉस है, तो B1 क्रॉस में I2 उपस्थित है। इसीलिए I2 पर आरोपित बल, I2 पर आरोपित बल, भाई I2 जो है B1 फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा ना। लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो ध्यान से, 2 पर 1 के कारण लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F बराबर क्या होता है, ILB sin थीटा। तो I, ये कौन सा I, जो धारा बह रहा है सो, हम भूल जाओ कि ये I1 कहीं बह भी रहा था, I1 बह भी रहा था। I1 ने सिर्फ फील्ड क्रिएट किया, हमारी दुनिया में सिर्फ फील्ड है, इस फील्ड में रखा है I2। तो F बराबर क्या होता है, ILB sin थीटा। यानी कि I2 जो धारा बह रहा है उससे I2, L इसका लंबाई जो भी रहा होगा सो L, और B कौन सा, इसका जो फील्ड है जिस फील्ड में रखा गया है तो B1, और sin थीटा। थीटा क्या है, L और B के बीच का एंगल, आपको मैंने बता रखा है। तो L किधर, ऊपर की तरफ धारा की दिशा में लोगे L, और B किधर, अंदर की ओर, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि ये तो गया, तो F21 आ गया I2 L B1 और sin 90, तो ख़त्म हो गया। तो F21 का मान आ गया, F21 का मान आ गया कितना, ध्यान से देखो, I2LB, बस I2LB कितना, B1। ये हो गया F21। अब B1 की बात करते हैं। तो धारावाही तार से, मान लो ये अनंत लंबाई का धारावाही तार है, इस तार के से D दूरी पर कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता ही होगा। अब मैंने कहा है कि अनंत लंबाई है, ऊपर भी अनंत है, नीचे भी क्या है, अनंत है। अब I1 के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, जिसका नाम मैं क्या दूंगा, B1, क्या हो जाएगा, अनंत लंबाई के धारावाही तार के निकट D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भाई, तो म्यू नोट, याद होगा, म्यू नोट I बाय, याद है ना, 2πD। अरे अभी ढेर सारा क्वेश्चन किए हैं कल ही लास्ट क्लास में, म्यू नोट I अपॉन 2πD।
तो यहाँ से B1 का मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। इसको समीकरण कितना मान लो, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। अब समीकरण 2 का मान 1 पे रख दो। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, ओके बच्चों, 2 का मान कहाँ रख रहे हैं, 1 में रख दो। तो कितना हो जाएगा, f ऑन 2 ड्यू टू 1, f ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो तो क्या हो जाएगा, I2 L एंड B1 का मान है कितना है, देखो म्यू नोट I, अच्छा ये I क्या है, B1 निकला है किसके कारण, I1 के कारण, तो यहाँ I1 होगा, तो म्यू नोट I1 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, इसको अच्छे से अरेंज करके लिखता हूँ, तो लिखूंगा f ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू म्यू नोट I1 I2 म्यू नोट I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, है ना, ये हो गया। अच्छा, ये फोर्स लग गया। अब लंबाई तो मैंने कहा है कि बहुत लंबा होता है। जनरली जो आपके यहाँ तार एलटी वाला गया हुआ होता है वो क्या होता है, बहुत दूर से आता है। मान लो कांटी थर्मल प्लांट से आ रहा है तो कांटी से यहाँ तक की लंबाई तो हम मापेंगे नहीं, तो ये उतना यूज़फुल नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रति इकाई लंबाई में निकाल लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसीलिए प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल, पर आरोपित बल, नाम क्या दोगे, F21 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो क्या हो जाएगा, म्यू नोट I1 I2 L बाई 2 पाई डी, है ना। तो L से भाग कर दोगे, प्रति इकाई लंबाई कर दो, L से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नोट क्या हो जाएगा, म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई डी। ये हमारा हो गया फोर्स, किस पर, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। तो ये हमारा फोर्स हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ठीक ऐसा ही फोर्स I2 पर भी लग रहा होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ लिखे हैं 2 ड्यू टू 1, मतलब फोर्स 2 पर लग रहा है, किसके कारण, 1 के कारण। ऐसा ही सेम, चूंकि ये भी तो फील्ड क्रिएट कर रहा होगा जिस फील्ड में ये रखा हुआ है, तो क्या ये भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा, हाँ लगा रहा होगा। तो हमें वो भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम काम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लिखूंगा इसी प्रकार, अलग अलग कलर का प्रयोग कर रहा हूँ कि आपको पता चले कि पहले ये फिर ये अगला कलर है। ठीक है, इसी प्रकार इसके फील्ड में, जैसे I1 के फील्ड में I2 था, ठीक इसी प्रकार I2 के फील्ड में कौन रखा है, I1। अब देखते हैं I2 कौन सा फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, I2 जो है, धारावाही तार को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे दाहिने हाथ से, मैक्सवेल के नियम के अकॉर्डिंग, कि अंगूठा क्या हो, धारा की दिशा में, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेंगी। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या होगा, डॉट, क्या होगा, डॉट। इसका नाम है B1, क्या नाम है, B1 है, जो कि डायरेक्शन है डॉट, मतलब बाहर की तरफ। इस फील्ड में कौन रखा है, I1। अब भूल जाओ कि I2 कोई तार है, इसने बस क्या क्रिएट किया, B1। जरा इसी प्रकार देखो तो B1 का मान बस लिखवाओ, सब कुछ लिख रखा है मैंने, B1 का मान बस लिखवाओ। B1 कौन क्रिएट कर रहा है, I1। बोलो तो क्या होगा, B1 बराबर, तो I1 से कितना दूरी पर, I1 से B1 जो क्रिएट कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, B1 जो क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है, अच्छा B1 कर चुके हैं, B2 जो क्रिएट कर रहा है कौन कर रहा है, बोलो तो I2 कर रहा है। तो I2 से D दूरी पर कितना होता है फील्ड, बताओ। अनंत लंबाई के धारावाही तार से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, बोलो बोलो, B1 लिख चुके हैं, B2 लिखेंगे, कितना होता है, बोलो बोलो, तो वही होता है क्या, म्यू नोट I बाई 2 पाई डी। अब चूंकि 2 है तो यहाँ 2 लिखूंगा। जैसे यहाँ देखो 1 था, फील्ड कहाँ लिखे हैं, 1 था तो यहाँ 1 लिखे थे, ये रहा देखो B1, म्यू नोट I बाई 2 पाई डी लिखे हो ना। तो चूंकि 1 के कारण निकाले हैं, पहला तार के कारण यहाँ पर निकाले हैं, तो देखो लिखे हैं म्यू नोट I1 बाई 2 पाई डी। किसी धारावाही तार के निकट D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। ठीक उसी प्रकार इस तार के कारण D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, म्यू नोट I2 बाई 2 पाई डी, सिंपल। अच्छा, अब इस पर बल भी तो लगा रहा होगा ना, किस पर, I1 पर, तो लिखेंगे इसीलिए फोर्स ऑन किस पर, 1 ड्यू टू 2। देखो यहाँ 2 ड्यू टू 1 लिखे हैं, अब लिख रहे हैं 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पर 2 के कारण लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, IL sin थीटा। I तो I कौन सा, जिससे धारा बह रहा है, धारा किससे बह रहा है, I1 से, तो I1 L B2 sin थीटा। यहाँ भी देखो, यहाँ भी वैसा ही लिखे हैं, 2 बार सेम काम कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ I2 लिखे थे, क्यों, क्योंकि हमको 2 पर लगने वाला बल चाहिए था। यहाँ कौन पर बल निकाल रहे हैं, तो I1 पर, इसलिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर I1 लिखा है। ओके, रख दो वैल्यू, यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा,
F12 इक्वल्स टू, पहले देख लो I1 L B2। अच्छा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है? तो थीटा होता है लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। तो लंबाई इसे ऐसे लोगे और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, तो कितना होगा एंगल? जैसे उसमें हुआ था एंगल 90, वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90। लिखोगे साइन 90, साइन 90 का मान 1 चल रहा है, तो लिखोगे आप F12 इक्वल्स टू I1 L, सिर्फ B2 है ना, सिर्फ B2। अच्छा, B2 का मान कितना है? म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी। लिख दो F12 इक्वल्स टू I1 L और B2, यानी कि म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी। अच्छा, फिर से इसको अरेंज करता हूँ, तो लिखूँगा F12 इक्वल्स टू, क्या लिखूँगा? म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी। ये हमारा फोर्स हो गया, ठीक वैसा ही जैसा यहाँ निकला था, लेकिन हमें इसमें तो रुचि नहीं है, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, चूँकि लंबाई हम तो नापने जा नहीं रहे हैं पूरा का पूरा तार का। तो फिर से लिखूँगा प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल, है ना। फिर लिखूँगा पुनः, है ना, पुनः प्रति इकाई लंबाई पर, प्रति इकाई लंबाई पर आरोपित बल, आरोपित बल क्या नाम है इसका? F/1 ड्यू टू 2। क्या लंबाई से भाग कर दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। अब बच्चों ध्यान से समझो, क्या दोनों का दोनों वैल्यू सेम है? F/2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू F/1 ड्यू टू 2, दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है। डायरेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। वैसे भी हम जानते हैं डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम प्रयोग करेंगे। देखते हैं किधर कौन फोर्स लगा रहा है। देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र I1 ने क्रिएट किया है किधर? B1, जो कि है अंदर की तरफ। तो ये I2 जो होगा वो किस फील्ड में रखा हुआ है? अंदर की तरफ के किसी फील्ड में रखा हुआ है। तो हम बाएं हाथ का प्रयोग में क्या करेंगे? क्या जानते हैं बाएं हाथ का प्रयोग का? फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है? यदि अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। लो, मध्यमा तर्जनी किधर है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B1 में है I2, I1 ने क्रिएट किया B1, उसमें है I2, क्षेत्र अंदर, धारा ऊपर। तो किधर लग रहा है फोर्स? देखो इधर 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 इधर, यानी कि फोर्स इधर लग रहा है। इसका नाम क्या है? F/, बोलो F/2 ड्यू टू 1। चलो अब 1 की बात करते हैं। 1 पर किधर फोर्स निकाले हैं? ये जो है ये निकाले हैं अभी। चलो उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात करते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। देखो इस पर बात कर रहे हैं, ये किस फील्ड में रखा हुआ है? तो ये बाहर I1 के द्वारा जो फील्ड क्रिएट किया गया उसमें कौन रखा हुआ था? I2। ठीक इसी प्रकार I2 ने जो फील्ड क्रिएट किया उस पर कौन रखा हुआ है? I1। I2 ने फील्ड क्या क्रिएट किया है? B2, जो किधर की तरफ है? बाहर की तरफ। तो चलो फील्ड की डायरेक्शन किधर? बाहर। धारा किधर? ऊपर। देख रहे हो भाई, हम किस पर निकाल रहे हैं फोर्स? इस पर, I1 पर। तो फील्ड किधर? बाहर। धारा किधर? ऊपर। तो बल किधर? इधर, यानी कि इस पर फोर्स इधर लग रहा है। तो देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक डायरेक्शन का मतलब दोनों ऐसे लगता या दोनों ऐसे लगता। यहाँ क्या लग रहा है? एक इधर, दूसरा इधर, मतलब इधर वाले तार पर इधर लग रहा है, इधर वाले पे इधर लग रहा है। तो क्या जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि दोनों पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा? दोनों का दोनों तार, देखो ऐसे था ना, ये इधर की तरफ टिल्ड होगा, मतलब यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा, यूँ, जैसे ये है ना, यूँ हो जाएगा। यानी कि ये तार सीधा ना रह करके थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के पास आ जाएगा। आपने देखा भी होगा, ऐसा होता भी है, जब LT तार टूटता है तो एक दूसरे में लिपट जाता है, कुछ ऐसा है ना। जबकि होना क्या चाहिए था? आप जानते हो कि दोनों में स्पार्किंग होती है तो गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो एक दूसरे में चिपक जाता है। आपने कई बार देखा भी होगा। क्यों चिपकता है? क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा होता है, इसलिए चिपकता है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा होता है, इसलिए दोनों तार चिपक जाता है। ठीक है, तो ये हो गया तब जब धारा एक दिशा में बह रहा है। अब हम तुरंत करेंगे इसके बाद, जब धारा विपरीत दिशा में बह रहा हो तो क्या होगा। फिलहाल इसको लिखते हैं, लिखिएगा समांतर धारावाही तार, क्वेश्चन है हमारा, समांतर धारावाही तार पर आरोपित बल का व्यंजक प्राप्त करें। समांतर धारावाही तार पर आरोपित बल का व्यंजक प्राप्त करें। लिखिएगा, माना दो धारावाही तार जिनसे प्रवाहित धारा I1, I2, जिनसे प्रवाहित धारा I1, I2 व बीच की लंबवत दूरी D है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र छाप करके यहाँ से सबसे पहले आपको ये वाइट वाला टिपना है, ये वाला देख रहे हो, इससे इधर सेपरेट किया हुआ है।
फिर आपको ये वाला रेड वाला, यदि आपको कलर वहाँ नहीं दिख रहा होगा तो रेड वाला पहले टिप लेना, यूँ सिर्फ ये लास्ट तक, देखो इतना, और लास्ट में यहाँ से 3 पार्ट में है पूरा का पूरा, छाप लो। छाप लिया? ओके। अब मैं आपको इसके बाद की बात बताने वाला हूँ, छापने के बाद, ठीक है? न्यूटन का नियम आपने पढ़ा होगा 11th में। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ भी देखो सेम हो रहा है, देखो ध्यान से, इससे करंट ऐसे I1 जा रहा था, इससे करंट ऐसे I2 जा रहा था, बीच का डिस्टेंस था D। ध्यान से देखो तो क्या इसे इधर की ओर बल लगा था, इस पर इधर की तरफ, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम था। F जो निकाले हैं F1 ड्यू टू 2 बराबर क्या निकाले हैं, म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई D, और F21 क्या निकाले हैं म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई D। क्या दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है? देख रहे हो, मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। दैट्स वाई इट इज़ सेड टू बी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। NLM लिख देता हूँ मैं, ये क्या दिखा रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो जहाँ लिखे उसके नीचे भी लिखिएगा इस प्रकार, जो लिखे उसके नीचे भी लिखिएगा, ये दोनों लिखने के बाद इस प्रकार, समांतर धारावाही तार एक दूसरे पर समान परिमाण व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, समान परिमाण व विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, ठीक है? लिख लिया? चलिए, ये हो गया धारावाही तार से यदि सेम दिशा में धारा बह रहा है तो। अब देखिएगा ध्यान से, सेम दिशा में धारावाही तार से धारा बह रहा है तो क्या होगा, दोनों के दोनों पास आ जाएंगे। अब देखते हैं अपोजिट दिशा में बह रहा है, ऐसे ऐसे। चलिए ध्यान से देखना, यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, अब समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। इससे मान लो करंट हो रहा है I1, इससे करंट हो रहा है I2, तो फॉर्मूला तो हमारा फील्ड तो यही होने वाला है, फील्ड तो हमारा फोर्स तो ये हमारा यही लगेगा। अब बचा क्या कि भाई इस पर फोर्स लगेगा किधर, जैसे इसमें क्या हो रहा था, एक दूसरे की ओर लग रहा था, तो ये पास आएगा, यानी कि इस केस में तार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस केस में देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या होगा, चलो देखते हैं ध्यान से। तो I1 ने क्या फील्ड क्रिएट किया, तो हम दाहिने हाथ के प्रयोग के द्वारा देखेंगे कि यहाँ पर फील्ड I1 ने जो क्रिएट किया वो क्या है, क्रॉस है, इनवर्ड्स है। दाहिने हाथ का प्रयोग किया तो यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर निकला। इस क्रॉस फील्ड में I2 है, चलो देखते हैं इस पर किधर फोर्स लग रहा है। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है क्या कि यदि हम धारावाही तार के प्रवाही धारा की दिशा में किसको रखें, मध्यमा को, फील्ड की दिशा में किसको रखें फील्ड की दिशा में, तो तर्जनी को, तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। तो फील्ड अंदर, धारा नीचे, तो किधर फोर्स लगा, इस पर, इधर फोर्स लगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखते हैं ठीक इसी प्रकार से I2 ने फील्ड क्या क्रिएट किया, ध्यान से देखो, तो ये इसने भी किया क्रॉस, देख रहे हो, नीचे की तरफ धारा, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर निकला, तो इसने भी किया क्या, क्रॉस। इस क्रॉस फील्ड में I1 रखा हुआ है, देखते हैं इस पर क्या हो रहा होगा। फील्ड के डायरेक्शन में मेरा तर्जनी है, धारा की दिशा में कौन है, मध्यमा है, तो अंगूठा किधर है, इधर, यानी कि इस पर फोर्स लग रहा होगा इधर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही लिखोगे, म्यू नोट I1 I2 बाई 2 पाई डी, लेकिन इसमें जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो ये तार अभी था ना ऐसे, तो ये पास आ गया था, इसमें क्या होगा, दूर चला जाएगा। यानी कि तार जो देखो यहाँ पर क्या किए हैं हम, पास बनाए हैं ना, तार एक दिशा में बह रहा है तो क्या किए हैं, पास बनाए हैं। एक दिशा में यदि फिर से ऐसे भी बह रहा होगा तब भी पास ही जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा तब भी पास ही जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दूर चला जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा चित्र, ऐसा, इस पर ऊपर और इस पर नीचे। और यहाँ पर यदि उल्टा भी कर दें तब भी ऐसा ही होगा, मतलब क्या, यदि इसी से नीचे और इससे ऊपर तब भी तार ऐसा ही टेढ़ा होगा। बहुत काम का चीज़ है, तो लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, उसको लिख देने के बाद लिखिए, यदि समांतर धारावाही तार से एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होता है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, फलस्वरूप एक दूसरे की ओर मुड़ जाते हैं, एक दूसरे की ओर मुड़ जाते हैं। ये एग्जाम्पल छाप लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक छाप लीजिए, छाप लिए, ये पहला पॉइंट था।
नोट का पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, देखिए यदि समांतर धारावाही तार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो तार एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, फलस्वरूप एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, फलस्वरूप एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। दूसरा चित्र बना करके छाप लीजिए, छाप लिया, वेरी गुड। चलिए एक अत्यंत सरल सा क्वेश्चन करते हैं और बात को समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है समांतर धारावाही तार के बीच की लंबवत दूरी 4 मीटर है। यदि तार से प्रवाहित धारा क्रमशः 2 एम्पीयर तथा 8 एम्पीयर हो तो तार पर आरोपित बल का मान ज्ञात करें। ओके बच्चों, चलो तो लिखेंगे, हम जान गए हैं दोनों पर भाई सेम ही फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से मोशन से भी, और हमने प्रूव भी किया है। क्या लगेगा फोर्स? म्यू नोट I1 I2 बाय 2 पाई डी। म्यू नोट का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 का मान कितना है? I1 का मान कितना है? देखो देखो, एक कोई I1 मान लो, दूसरे को I2 मान लो। I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, 2 पाई, और डी का मान, डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर इंटू 4। ध्यान से, 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4, यानी कि हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ये हमारा फोर्स लग रहा है दोनों पर, ठीक है। छाप लीजिए इसे, छाप लीजिए इसे। ओके, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, क्यों वे एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे। समझिए ध्यान से, देखो भाई ये धारावाही तार है और स्टेट के प्रयोग पर वापस जाते हैं। क्यों ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे? दूसरा धारावाही तार ये है, इससे भी मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लो इससे I1, इससे हो रहा है I2, और स्टेट के प्रयोग के पास वापस जाते हैं। हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं कि क्यों आखिर दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपली 2 तार है तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन दोनों तार में यदि धारा बहने लग जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या विकर्षित करेंगे। डिपेंड करेगा कि धारा किधर बह रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में धारा बह रहा है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में धारा बह रहा है। देखिए ध्यान से, अर्स्टेड ने क्या किया था, उसके प्रयोग को वापस करते हैं, दोहराते हैं। इसमें धारा बह रहा था, उसने कहा कि इसके चारों ओर विशेष प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जो चुंबक को या तो आकर्षित कर रहा है या तो विकर्षित कर रहा है। मतलब चुंबक या तो ऐसे आ गया था पास या तो ऐसे चला गया था दूर। अब सोचो, पास आ रहा है, इसका मतलब इस नॉर्थ को कौन खींचेगा, पास कौन खींचेगा? तो साउथ। पास आ रहा है तो मतलब इस धारा ने साउथ क्रिएट किया होगा, और दूर जा रहा है तो नॉर्थ क्रिएट किया होगा। नॉर्थ करेगा तो दूर जाएगा और साउथ करेगा तो पास आएगा। मतलब ये धारा एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? चुंबक की तरह। लो, चुंबक बना दिया, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अच्छा, ठीक वैसे ही इसमें भी धारा यदि है तो ये भी क्या करेगा? नॉर्थ और साउथ करेगा ना, वे करेगा ना? हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा। दोनों ने नॉर्थ साउथ करके चुंबक बना लिया। अब आप जानते हो, 2 चुंबक या तो आकर्षित करेगा नहीं तो विकर्षित करेगा। यदि नॉर्थ और नॉर्थ पास आ रहा होगा, धारा इस प्रकार से बह रहा है कि नॉर्थ और नॉर्थ पास आ रहा है, तो क्या होगा? विकर्षण। और यदि नॉर्थ और साउथ पास आ रहा है तो आकर्षण। इसीलिए या तो धारावाही तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं नहीं तो विकर्षित करते हैं। और जब धारावाही तार में धारा बह रही है और वो टूट जाता है तो एक दूसरे से लिपट जाता है या दूर चला जाता है।
जनरली आप लिपटते हुए ही देखोगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ से करंट हमारे घर को आती है, दोनों तार से करंट आती ही रहती है, तो दोनों में धारा सेम दिशा में, तो इसीलिए टूटता है, तो एक दूसरे में लिपट जाता है। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? बिल्कुल। तो यही वजह है जिस वजह से क्या हो रहा है, धारावाही तार एक दूसरे को एक आपस में चिपका लेते हैं। तो चलिए लिखिएगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ करंट कैरिंग वायर। लिख लिया? मतलब धारावाही तार के आकर्षण या विकर्षण का भौतिक कारण। लिख लिया? धारावाही तार के आकर्षण या विकर्षण का भौतिक कारण। लिख लिया? लिखिए, अरस्टेड के प्रयोग के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धारावाही तार चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात जब तार से धारा प्रवाहित होती है तो दोनों तार चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, तथा हम जानते हैं कि दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित व विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसीलिए जब धारा एक ही दिशा में बहती है तो दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तथा जब धारा विपरीत दिशा में बहती है तो दोनों तार एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ठीक है, देखो ये सब यहाँ से चुंबक वगैरह का शब्द पहली बार यूज हुआ है, यानी कि अब आपको लग रहा होगा कि हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं नए चैप्टर का, जिसका नाम है चुंबकत्व, लेकिन अभी उसमें वक्त है, कुछ समय के बाद हम उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।